हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे अप्रूवल इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन के ऊपर। यानी कि जो अमलगमेशन की स्कीम होती है उसमें किन किन लोगों के अप्रूवल हमें चाहिए होते हैं और क्यों चाहिए होते हैं। तो हमें 8 तरीके के टोटल अप्रूवल चाहिए होते हैं। अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूवल ऑफ शेयर्स, क्रेडिटर्स एंड मेंबर, ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक हो गए, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, वो होते हैं। अप्रूवल फ्रॉम द लैंड होल्डर्स, यदि कंपनी किसी लीज की उस पे लैंड पे है तो, ठीक है। अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट, अप्रूवल ऑफ आरबीआई और अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई से। 8 तरीके के टोटल अप्रूवल चाहिए होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर्स, क्रेडिटर्स, मेंबर्स के, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, लैंड होल्डर्स का, हाई कोर्ट का, आरबीआई का और सीसीआई का। ठीक है, इसको आप टिप्स पे कर सकते हो। अब बोर्ड ऑफ पहले चाहिए अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन आते हैं? दोनों कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अमलगामेटेड और वो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी जो होती हैं दोनों, उन दोनों के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन चाहिए होती है। और कंपनी में कौन होंगे जो साइन करेंगे उस पर, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी। वो मेंबर कौन से होंगे? कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी का आपका डायरेक्टर और अदर ऑफिसर जिनके साइन होंगे और जो इस पूरी स्कीम को कोर्ट में लेके जाएंगे, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और ऑफिसर जिनके साइन होते हैं, ठीक है, जिनके साइन होंगे उस स्कीम पे, वो लोग जो उसे कोर्ट में लेके जाएंगे, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं और वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इसमें साइन करेंगे, उनकी परमिशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब सेकंड अप्रूवल होता है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और मेंबर्स का। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, कोर्ट कहती है, हाई कोर्ट कहती है सेक्शन 391(1) में कि आप मीटिंग रखें और शेयर होल्डर्स की, क्रेडिटर्स की और उसकी मेंबर्स के लिए मीटिंग रखें और उनसे अप्रूवल लें कि हाँ, हमें इस स्कीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये स्कीम पास कब होती है? मेजॉरिटी ऑफ 3/4 मेंबर्स से ये पास होती है। ठीक है, शोर आ रहा है पीछे से यार, कोई बात। मीटिंग जो रखेंगे और जो मीटिंग रखी जाती है वो जो होती है कंपनी के रजिस्टर ऑफिस की जुरिडिक्शन के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें कंडीशन होती है। और जो मेजॉरिटी होती है 3/4 से जो वैल्यू है उससे वो पास हो जानी चाहिए, तभी क्रेडिटर्स का, मेंबर्स का और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मानी जाएगी। ठीक है। थर्ड अप्रूवल होती है स्टॉक एक्सचेंज। यदि लिस्टेड कंपनी है तो क्या होगा? लिस्टेड कंपनी में जहाँ जहाँ लिस्टेड है सभी स्टॉक एक्सचेंजों से उसको क्या कंडीशन होती है? सभी स्टॉक एक्सचेंजों से एनओसी लेना पड़ता है उसको। जब वो स्कीम को हाई कोर्ट में लेके जाते हैं उससे 1 महीने पहले का एनओसी सभी स्टॉक एक्सचेंज का कंपनी के पास होना चाहिए यदि लिस्टेड कंपनी है तो। ठीक है, समझ में आ गया? 1 महीने पहले हर स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमें इस स्कीम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब अप्रूवल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक आ जाएंगे, आपके डिबेंचर होल्डर्स या किसी भी तरीके की कंपनी ने यदि इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं पर पैसा पड़ा है, किसी से ले रखा है, दे रखा है, तो उस वहाँ से भी आपको नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है। और फ्रॉम द लैंड होल्डर, यदि आपकी कंपनी लीज पे है तो आपको लेसर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उनका भी अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्कीम से। ठीक है, ये सब अप्रूवल किस लिए होते हैं? आप एक ओवरऑल सोचिए कि आप कोई स्कीम चला रहे हैं, मतलब आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं कंपनी में। जो कंपनी अभी आज एज प्रेजेंट चल रही है वो वैसे नहीं चलेगी, उसको किसी और की मतलब कंपनी बनाना चाह रहे हैं या कोई और उसे टेक ओवर कर रहा है, कोई और उसके डिसीजन लेगा, तो ये मेजर चेंजेस होते हैं। तो इससे जो लोग इफेक्ट होंगे उनका अप्रूवल तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो कौन कौन से लोग इफेक्ट होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज और ये लैंड होल्डर्स, ये सब क्या इफेक्टेड है, कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यदि कंपनी में इतने मेजर चेंजेस होंगे तो आपको उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बेसिकली किताबी लैंग्वेज से हटके सिंपल भाषा में ये होता है अप्रूवल का मतलब। तो आपको लेसर से लैंड होल्डर का, यदि आपकी लैंड लीज किया है तो आपको लेसर से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसे ही हाई कोर्ट से लेना पड़ेगा। हाई कोर्ट से तो लेना ही पड़ता है। यदि
दोनों कंपनी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी, अलग अलग जुरिडिक्शन में, हाई कोर्ट की अलग अलग जुरिडिक्शन में आती हैं, तो दोनों कंपनीज़ को अपनी अपनी जुरिडिक्शन की हाई कोर्ट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक हाई कोर्ट से आप सर्टिफिकेट ले लेंगे तो चल जाएगा। यदि दोनों कंपनी अलग अलग हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आती हैं तो आपको अलग अलग हाई कोर्ट की से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और आरबीआई से जैसे कंपनी में नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके भी स्टेक होते हैं, तो उसके लिए जो फैमा, एक जो बाद में पहले फैमा होता था, फैरा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट 2011 समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है आरबीआई से, ठीक है। और एक सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें भी आपको अप्रूवल सेक्शन 5 और 6 के तहत लेना पड़ता है, ठीक है। और ये हो गए अप्रूवल आपके, ठीक है। ये छोटा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अप्रूवल्स हैं। मैंने आपको बेस बता दिया कि अप्रूवल ये आपको रटने नहीं पड़ेंगे, इस तरीके से आपको दिमाग में बैठ जाएगी। अप्रूवल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, शेयर्स का, क्रेडिटर्स का, ये शेयर, क्रेडिटर्स और मेंबर्स, तो तीनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, शेयर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स का, मेंबर्स का, स्टॉक एक्सचेंज का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, लैंड होल्डर का, हाई कोर्ट का, आरबीआई का और सीसीआई का। तो ये क्या हो गया, टिप्स पे हो गए आपके, ठीक है। और क्यों लेना पड़ता है इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल दे देना यदि आप देना चाहो तो, जैसे मैंने आपको बताई है, इसको देख लेना आप पूरा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना चाहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।